हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित ला। लेला एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप हमारा सीए फाउंडेशन प्रोबेबिलिटी का 2 आवर स्पेशल एक सेशन देखेंगे जो कि एक रिविजनरी सेशन है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने एग्जामिनेशंस को, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस को जल्दी अपीयर करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी नवंबर 2020 स्टूडेंट्स को मालूम चल गया होगा कि उनके एग्ज़ाम्स कुछ पोस्टपोन भी हो गए हैं। उसके रिगार्डिंग भी हम एक सेशन ले चुके हैं, वो भी आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। बट ये एक रिविजनरी सेशन है, इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो फिर इसको शेयर ज़रूर से करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इस टॉपिक के अंदर में हाँ आपको बताएं क्या दिक्कत आती है हम लोगों को एज अ स्टूडेंट। जो बेसिक प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के कुछ सिंपल सवालों में नहीं है, बट कुछ टर्म्स को समझने में होती है। लाइक द टर्म्स एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। सर इन शब्दों का क्या मतलब होता है समझ में नहीं आता। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको गाइड करने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से बस सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। हमारे पास में कुछ अपने नोट्स भी हैं जो कि हमने अपने रेगुलर सेशंस में भी इस्तेमाल किए थे। इन नोट्स को भी हम आपके लिए वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से पेस्ट कर देंगे। तो इन नोट्स को हम रेफ़र करेंगे ताकि हम लोग अपने रिवीजन को जल्द से जल्द कवर अप कर सकें। ये सेशन एक बार फिर से कहेंगे एक रिविजनरी बोर्ड में चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक चीज़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा समय देंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने 2 आवर सेशन के अंदर में सारे ही टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर अप कर सकें, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस भी करवा सकें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं खास करके वो। तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है बेसिकली अगर आपको बताएं तो इसके अंदर में जैसा कि हमने आपसे कहा इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सब चीज़ें हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड सवाल हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे सबसे इजी वाले क्वेश्चंस के साथ में जो कि शायद आपने पहले भी कभी किए। आपने इससे पहले कार्ड्स वाले क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन, डाइस वाले क्वेश्चन और कार्ड्स वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर से किए होंगे। ये क्वेश्चंस आपने आज से पहले ज़रूर से किए होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम आपको सबसे पहले गाइड करेंगे कि कॉइन वाले क्वेश्चंस, कॉइन टॉसिंग वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, डाइस थ्रोइंग वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं और कार्ड जो पिक आउट करते हैं वो वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। सिंस मेरे पास में पहले से ही नोट्स हैं तो इट विल बी मच ईजियर टू डिस्कस। और आप बस खाली इसको समझने में ध्यान दीजिएगा। इन नोट्स को आप बाद में PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल देयर इज एन इवेंट A जिसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स A हैं एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स N हैं। तो हम लोग किसी भी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं एज A/N, मतलब जितने फेवरेबल आउटकम्स हैं डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। मतलब अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमको हेड चाहिए, हेड आने की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। से फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड अ नंबर इज चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट विल बी एन इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन इवन नंबर इज क्या, 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन इवन नंबर इज 5/10, मतलब क्या, 1/2। तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज में डिफाइन करें तो व्हाट इट विल बी 50%। इट विल बिकम 50%। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन टॉसिंग ऑफ कॉइन। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस बन के आता है। वो जो सैंपल स्पेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम एक बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। ये जो सैंपल स्पेस होता है इसके अंदर में हर एक पॉसिबल आउटकम को हम लोग मेंशन करते हैं। तो अगर हमने एक बार कॉइन टॉस किया तो हमको सैंपल स्पेस में क्या मिल सकता है, या तो हेड या तो टेल। अगर हमने 2 बार कॉइन टॉस किया तो या तो हमको हेड टेल मिल सकता है, या हेड हेड मिल सकता है, या टेल हेड मिल सकता है, और या फिर टेल टेल मिल सकता है।
तो 2 बार अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस, मतलब हमारे सैम्पल स्पेस में कितने आइटम्स आ गए, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। अगर हम एक बार कॉइन टॉस कर रहे थे तो फिर हमारे सैम्पल स्पेस में कितने आइटम्स आ गए थे, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। और अगर 3 बार हम कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे सैम्पल स्पेस में कितने आइटम्स आ जाएंगे, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। 4 बार टॉस करेंगे तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। अच्छा, अगर 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कई लोगों को सैम्पल स्पेस, या 4 बार अगर कॉइन टॉस करते हैं तो कई लोगों को सैम्पल स्पेस बनाने में दिक्कत होती है। इसको बनाने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। आप जैसे पहले क्या करिए, आप अपना हेड 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 से शुरू कर लीजिए, फिर लास्ट से आप आइटम्स को बदलना शुरू करिए। मतलब हेड हेड क्या कर लिया, टेल। अब हमने सेकंड वाले को बदलना शुरू किया, तो अब कर लिया हेड टेल, और अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को रिपीट करिए, हेड हेड टेल टेल। फिर इसके बाद अब इसको बदलना है और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमको रिपीट करना है। मतलब अब हमको लेना है टेल हेड हेड, फिर लेना है टेल हेड टेल, वैसे ही टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये तरीका होता है क्या करने का, सैम्पल स्पेस ड्रॉ करने का। ऐसे ही एक बार आप ट्राई करिएगा ज़रूर से, अगर 4 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो भी आप सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। इसी तरीके से रिपीट करके वापस आपको बता दें, पहले हमने इसको चेंज किया, फिर इसके बाद हमने इस वाले को चेंज किया, फिर हमने ये पूरा ही जो था ये सेम पैटर्न हमने रिपीट कर दिया यहाँ पर विद टेल। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ बेसिक सवाल करते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक साथ हमने उछाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा ध्यान से समझना, जब हमसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, तो वन हेड का मतलब होता है ओनली वन हेड। ठीक है, तो एक हेड है तो क्या होगा, एक टेल होगा। तो अगर 2 बार कॉइन टॉस कर रहे थे, 2 बार अगर हम कॉइन टॉस कर रहे थे तो यहाँ पे देख लीजिए एक हेड कहाँ पे था, एक हेड यहाँ पे था और एक हेड यहाँ पे था। तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2/4। वैसे ही करके अगर हम कहें 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड सिर्फ एक बार आ रहा था जब हेड हेड था, तो फिर 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/4। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक सिंपल सवाल कर सकते हैं। घबराइएगा मत, हम आगे जा कर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डील करेंगे, लेकिन शुरुआत हम हमेशा बड़े ही सिंपल चीज़ों से करना चाहते हैं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। बट यकीन मानिए कि हम आपको इस 2 घंटे के सेशन में सब कुछ सिखा देंगे, सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें हम आपको एक बार सिखा क्या देंगे, हम कह सकते हैं रिवाइज ज़रूर से करवा लेंगे। ये सेशन करने से पहले आपके पास बेसिक ओवरव्यू तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम कहें 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, अगेन 1/4। अच्छा, अगर कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। एटलीस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब या तो एक हेड आ जाए या तो एक से ज़्यादा आ जाए। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या, वन हेड या फिर 2 हेड। ठीक है, तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/4। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4। तो फिर एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया, वन हेड या 2 हेड, 2/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या, 3/4। या अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और 2 हेड का मतलब हुआ कि या तो वन हेड आ जाए या तो 2 हेड आ जाए। इसका मतलब भी वही हुआ कि वन हेड प्लस 2 हेड, तो इट विल ऑल्सो बी क्या, 2/4 प्लस 1/4, 2/4 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट अब 3 हेड्स वाले सवाल पर आते हैं, 3 कॉइन्स टॉसिंग वाले सवाल पर आते हैं। अगर हमने 3 बार कॉइन टॉस किया, अगर हमने 3 बार कॉइन टॉस किया, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 3/8। कैसे, आप चाहें तो ऊपर आप ये सैम्पल स्पेस देख सकते हैं, आप ये सैम्पल स्पेस देख सकते हैं। सिंगल हेड कब कब आ रहा है, सिंगल हेड कब कब आ रहा है,
यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 3 जगहों पर सिंगल हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? अगर 3 बार टॉस किया है तो 3/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? 2 हेड्स भी 3 बार आ रहे थे, 3/8। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक सवाल कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि 2 हेड्स का मतलब कि कोई सा भी हो सकता है 2 हेड, मतलब पहला दूसरा हेड हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड। फर्स्ट 1 हेड हो, सेकंड 1 हेड हो, ऐसा नहीं। अब समझिए हम यहां पे आपको और क्या समझाना चाहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हमने अब आपसे कहा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है ये समझिए, ध्यान सुनिएगा। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, बिकॉज ये चीज़ आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेगी। हमने कहा कि भैया 3 हेड आने के चांसेस हैं मैक्सिमम, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब या तो 1 हेड आ जाए, या तो 2 हेड आ जाए, या तो 3 हेड आ जाए। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए। तो सर तीनों को ऐड कर देते, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन एटलीस्ट 1 आने का मतलब ये भी होता है कि 0 हेड ना हो। एटलीस्ट 1 हेड आने का मतलब ये भी होता है कि 0 हेड ना हो। तो इट विल बी क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स। अच्छा, 0 हेड का मतलब क्या, ऑल टेल। 0 हेड का मतलब क्या हो गया, ऑल टेल। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू कितना, 7/8। वैसे ही करके अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स, मतलब कितना, 1/8। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, विच इज एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, आइए ये सीखते हैं। हमने अभी आपको कॉइन टॉसिंग के बारे में सिखाया कि कॉइन टॉसिंग में कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब कि अगर एक इवेंट अकर कर रहा है तो दूसरा अकर नहीं करेगा। अगर दिन है तो भैया रात नहीं होगी, 18 साल से छोटा बच्चा वोटर नहीं होगा, ये दोनों इवेंट साथ साथ में अकर नहीं करेंगे। दे आर कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इवेंट। सर अगर हमने सिक्का उछाला है, हेड आया है तो टेल नहीं आएगा, अगर डाइस फेंका है 2 आया है तो 6 नहीं आएगा। दे आर ऑल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑड है तो इवन नहीं होगा, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं मतलब अगर ए अकर कर रहा है तो बी अकर नहीं करेगा, अगर ए अकर कर रहा है तो बी अकर नहीं करेगा। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन हो, दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा 0 होगा। दे विल नेवर अकर टुगेदर। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, उस केस में हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी 2 इवेंट्स हैं जो एक्सक्लूसिव हैं तो आप उसका डायग्राम ध्यान से देखिएगा, हम लोग कैसे बनाते हैं। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ए और बी। लेकिन अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन हो, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मतलब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव इवेंट। और लेकिन अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ये कभी भी साथ में अगर नहीं कर सकते, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे अगर हम कहीं डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 2, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ये इंक्लूसिव है, क्योंकि 6 डिविजिबल बाय 3 भी है, डिविजिबल बाय 2 भी है। चलो आओ देखो, अब इसका रूल क्या है। रूल देखो ये होता है, आपने शायद सेट थ्योरी में नियम पढ़ा हो। रूल ये होता है कि अगर आपको 2 इवेंट दिए गए हैं ए और बी,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए हो या बी हो, दोनों में से कोई भी, ईदर ए और बी, ईदर ए और बी, दोनों में से कोई भी अकर कर जाए, आप सब्जेक्ट ए में पास कर जाओ या बी में पास कर जाओ, 1 में पास कर जाओ या 2 में पास कर जाओ, हेड आ जाए या टेल आ जाए, इवन आ जाए या ऑड आ जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए या 3 से डिविजिबल हो जाए, और जब भी होता है तो हम लोग इसे कहते हैं यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब आप बात समझिए, अब आप बात समझिए, ये जो है अपना फॉर्मूला ये इन जनरल ऑपरेट करता है इंक्लूसिव इवेंट्स के लिए। अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव हो तो ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ होगा ही नहीं, अगर इवेंट एक्सक्लूसिव हो तो ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ होगा ही नहीं, ये क्या बन जाएगा? 0। तो इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कम ऑन, अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। हमने लिखा भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव हो तो। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, कुछ कॉमन नहीं है एक्सक्लूसिव, कुछ कॉमन है इंक्लूसिव। अब आइए देखिए, इसके बाद हम लोग डायस वाले सवाल पर आते हैं, पासा फेंकने वाले सवाल पर। ठीक है, लूडो में तो अपना अक्सर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। आइए लूडो वाले सवालों के ऊपर में आते हैं और ये जानते हैं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि अपना लूडो में 6 आता नहीं है। लेकिन मजे की बात ये कि देखो, इसमें आपके डायस में जो 6 डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 होती है। इसमें हम लोग कहते हैं कि द डायस इज अनबायस्ड, द डायस इज अनबायस्ड। जस्ट टू से कि किसी एक नंबर के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर एक के नंबर के आने की बराबर प्रोबेबिलिटी है। अगर 2 डायस हम लोग फेंकते हैं एक साथ, अगर हम लोग 2 डायस फेंकते हैं एक साथ, तो उसके अंदर में जो हमारा सैंपल स्पेस बन के आता है वो कुछ इस तरीके से बन के आता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इस तरीके से कुछ बन के आता है। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, वैसे ही करके 6, मतलब पहला वाला आप सेम रखें, दूसरा वाला चेंज करते जाएं, इस तरीके से करके आप 6 × 6 36 आइटम्स के साथ में अपना सैंपल स्पेस ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलो बताओ, अगर एक सिंगल डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, अगर एक सिंगल डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 6 आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 1/6। 3 आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 1/6। एटलीस्ट 4 आए, मतलब या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज 3/6, क्योंकि टोटल कितने हैं? 6, और हमको फेवरेबल कितने दिखाई दिए? 4, 5, 6 मतलब 3, तो द प्रोबेबिलिटी इज 3/6, मतलब कितना हो गया? 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो हमने इसको इन शब्दों में भी लिख के दिखाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 का मतलब या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। ध्यान रखना, ये तीनों एक एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, इसलिए हमने तीनों को क्या कर दिया? सिंपली ऐड। अगर इंक्लूसिव होते, कुछ कॉमन भी होता, तो इनके इंटरसेक्शन को हम क्या करते? माइनस। जैसे what is the probability of getting a prime number? What is the probability of getting a prime number? तो प्राइम नंबर कितने होते हैं एक डायस के अंदर में? प्राइम नंबर्स 1 नहीं होता है, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3 और 5। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर हो गया जिसके 2 मल्टीपल्स हों, 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो ऐसा 2 के साथ में भी होता है, ऐसा 3 के साथ में भी होता है, ऐसा 5 के साथ में होता है। इसमें कौन कौन नहीं आया? 1, 4, 6 नहीं आए। तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 3। कितने इवन नंबर्स हैं इसके अंदर में? वो भी 3, 2, 4, 6। तो ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्राइम नंबर या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या? हमने पासा फेंका 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्राइम नंबर या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो सर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6।
इवन नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी 3/6, लेकिन क्या इसमें कुछ कॉमन है? हाँ जी, इसमें एक चीज कॉमन है। तो क्या ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? ना जी, ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ये इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर या इवन नंबर? इट विल बी 3/6 प्लस 3/6 माइनस 1/6, 3/6 प्लस 3/6 माइनस 1/6। क्यों? probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B is equal to this 5/6। तो 5/6 is the chance कि आपको कोई प्राइम नंबर या इवन नंबर मिल जाएगा। इस बार कुछ कॉमन था दोनों में तो हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे आप समझिए कि प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 4, 2, 5, 3 और इवन नंबर कौन से थे? 2, 4, 6, 2, 4, 6। चलिए, सो किसी डिस्टर्बेंस के कारण बीच में हमको पॉज करना पड़ गया। सो 2, 3, 5 हमने कहा कि दे आर योर प्राइम नंबर्स एंड 2, 4, 6 आर इवन। तो हमने क्या किया? इन दोनों को मिलाया। तो देखो 2 तो दोनों में क्या हो गया? कॉमन। तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या आना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मतलब 1 को छोड़ के बाकी सब आ गया, 5/6 आ गया। ठीक है, लेकिन इसको करने का तरीका क्या? इसको करने का तरीका प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6, इवन की प्रोबेबिलिटी 3/6, दोनों होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 3/6 प्लस 3/6 माइनस 1/6। आइए देखिए अगला सवाल क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज ग्रेटर देन 2। ध्यान सुना, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आपने एक डाइस फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी ग्रेटर देन 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 3? ग्रेटर देन 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 3। तो सुनिए ध्यान से, ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 4। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? 2, 3 और 6। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? 2, 3 और 6। तो 4/6 प्लस 2/6। लेकिन अब दोनों में कॉमन क्या है? सर 3 भी ग्रेटर देन 2 है और 6 भी ग्रेटर देन 2 है। 3 और 6 दोनों कॉमन है, 3 और 6 दोनों कॉमन है। तो माइनस कर दिया A इंटरसेक्शन B, मतलब माइनस कर दिया 2/6। तो अल्टीमेटली आंसर आपका 4/6 ही आएगा, विच इज 2/3। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है आपको से फॉर एग्जांपल 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है आपको 1 से फॉर एग्जांपल 10। तो इसको आप कैसे करके सॉल्व करेंगे? चलो लेट मी मेक इट सिंपल, आई विल मेक इट 2/10 या 3/10। तो आपको सिंपली क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इट विल बी 1/5 प्लस 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4/10। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालना सीख लेते हैं। अगर 2 डाइस थ्रो करें, इसमें हम आपको एक बड़ी कमाल की मैजिकल ट्रिक भी सिखाएंगे, उसको भी ध्यान समझिएगा। ओके, सो 2 डायस के बारे में सीखते हैं कि 2 डायस अगर आप फेंक रहे हैं तो उसके लिए कैसे क्या प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है और इसके लिए क्या ट्रिक है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि अगर आप 2 डायस फेंक रहे हैं तो 7 या 7 से ज़्यादा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर आपने कोई गेम कभी खेला हो, लकी 7, 7 अप 7 डाउन, तो 7 अप आने की मतलब 7 से ज़्यादा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7 से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो सम ऑफ डायस है वो इतना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है। एक बार हम आपको अलग से बना के दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए और फिर हम इस पे वापस से आते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको डायस ड्रॉ करने हैं, मतलब सम ऑफ डायस ड्रॉ करना है, तो देखो सम ऑफ डायस 2 हो सकता है कम से कम,
या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है। इस लकी 7 पे आकर के रुक जाना और फिर कहना वापस से यहाँ से नीचे, या तो 8 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है। अब सम ऑफ डायस 2 हो, इसके चांसेस 1 है, इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 है। 3 हो, इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं। 4 हो, इसके 3 हैं। 5 हो, इसके 4 हैं। 6 हो, इसके 5 है। 7 हो, इसके 6 हैं। वापस से वैसे ही 8 हो, इसके 5 हैं। 9 हो, इसके 4 हैं। 10 हो, इसके 3 हैं। 11 हो, इसके 2 हैं। और 12 हो, ऐसा एक ही बार होता है जब 6,6 आए, तो इसके सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम है। देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम। तो आप देखेंगे इसको अगर आप ऐड करके देखेंगे तो भी आपको 36 ही मिलेगा, तो भी आपको 36 ही मिलेगा। ठीक है, तो वापस से सम 2 हो, इसके चांसेस क्या? सम 2 हो, इसके चांसेस 1, 3 हो, इसके चांसेस 2, 4 हो, इसके चांसेस 3, 5 हो, इसके चांसेस 4, 6 हो, इसके चांसेस 5, 7 के चांसेस 6, 8 के चांसेस 5, 4, 3, 2, 1। तो ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इसीलिए कहा जाता है लकी 7। इस गेम के अंदर में एक टर्म होता है लकी 7, क्योंकि दो पासे फेंक रहे हैं तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि जो सम ऑफ नंबर्स होगा इट विल बी इक्वल टू 7। सो अगर आपसे अब चलो पूछा जाए कि व्हाट इज 2 डायस आर बीइंग थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी 9, सम विल बी 9 4 by 36, सम विल बी 5, सम विल बी 5 4 by 36, सम विल बी 11 2 by 36, sum will be 5 6 by 36, sum will be 7 6 by 36, sum will be 6 5 by 36, sum will be more than 9, 9 से ज़्यादा होगा 3 2 1 6 by 36, sum will be less than 9, 9 से कम होगा तो ये 6 by 36 1 में से माइनस कर देते हैं, it will be 30 by 36, या sum will be less than 5 3 2 1, sum will be between 5 to 7, मतलब between 5 to 7 का मतलब including 5 and 7, तो 4 5 6। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे भाई, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10, तो एटलीस्ट 10 का मतलब वही या तो 10 हो, या तो 11 हो, या तो 12 हो, या तो हम कह सकते हैं मोर देन 9, वही या तो 10 हो, या तो 11 हो, या तो 12 हो, तो फिर इट इज 3 2 1, 3 पॉसिबल आउटकम इसके, 2 इसके, 1 इसका, तो इट विल बी 6 by 36। उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट समझ में आया, इसको आप अपने एग्जामिनेशन में फॉलो करेंगे। अब देखिए द सम विल बी आइदर 6 और 9, द सम विल बी आइदर 6 और 9, या तो 6 हो सम या तो 9 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 होने के चांसेस हो जाते हैं 5 by 36, 9 आने के चांसेस हो जाते हैं 4 by 36, तो इट विल बी 5 by 36 प्लस 4 by 36, मतलब 9 by 36, 1 by 4। ओके, नेक्स्ट if 2 dice are thrown, what is the probability that the sum is less than 5? लेस देन 5 का मतलब क्या? या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, वही सेम चीज 6 by 36। If 2 dice are thrown, what is the probability that its difference will be 2? If 2 dice are thrown, what is the probability that its difference will be 2? तो देखो 2 का डिफरेंस कब कब होता है ये समझने लायक है। अब इसको आप ऐसे करके ले लीजिए कि अगर पहली बार में 1 आ गया तो अगली बार में क्या आ जाए? 3, फिर अगर 2 आ गया तो आ गया 2 का डिफरेंस 4, मतलब 3 है तो 5, 4 है तो 6, अच्छा 5 है तो 7 नहीं हो सकता, तो वापस जाते हैं, 5 होगा तो क्या होगा? 3, मतलब दूसरे वाले पासे में अब 3 हो जाए, या तो फिर 6 होगा तो क्या होगा? 4। तो ये कुल मिला करके ये इतने टर्म्स आ गए 1 2 3 4 5 6 से, 1 2 3 4 5 6 से। लेकिन अब एट द सेम टाइम अगर इसको हम लोग और भी देखें, जैसे 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 4, 6 और 5, 3 एंड 6, 4, अभी भी 2 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हम लोगों ने नहीं लिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर
3,5 ले रहे हैं तो 3 से 2 पीछे भी तो ले सकते हैं, मतलब 1,5 भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर 4,6 ले रहे हैं तो 4 से 2 पीछे भी तो ले सकते हैं, मतलब 4,2 भी ले सकते हैं। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो कितने चांसेस बन गए, कुल मिला करके देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स या 8 फेवरेबल आउटकम्स। 8 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है, बट आउट ऑफ इट द फेवरेबल आउटकम्स आर कितना, दे आर 8। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाय 36, 8 डिवाइड बाय 36। स्टूडेंट्स एकदम कनेक्टेड रहिएगा, पूरी तरीके से अटेंटिवली सुनते रहिएगा, बिकॉज अब बहुत ही जल्द हम आपके साथ में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एग्जॉस्टिव वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। सुनिए ध्यान से, अब हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताओ अगर आपने पहली बार सिक्का उछाला और हेड आया तो क्या इससे कोई भी फर्क पड़ता है इस बात के ऊपर कि अगली बार हेड आएगा या टेल आएगा? ना जी, हो सकता है अगली बार भी हेड आ जाए या हो सकता है अगली बार टेल आ जाए। तो पहली बार के जो भी इवेंट अगर हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी बार के ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरी बार के ऊपर। पहली बार आपने पासा फेंका, अगर पहली बार से फॉर एग्जांपल 6 आ गया तो इससे क्या अगली बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है? नहीं जी, अगली बार भी उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो हम लोग कहते हैं द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक इवेंट के अकर करने से दूसरे इवेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक इवेंट के अकर करने से दूसरे इवेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो when the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event, when the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event, they are called as independent events। हम लोग उनको independent event बुलाते हैं। अगर कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो इन दैट केस probability of A intersection B, ध्यान से सुनिए, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, probability of A into probability of B। मतलब सर क्या ऐसा भी होता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो डिपेंडेंट हो? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो डिपेंडेंट हो। जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे पास जस्ट अ मिनट, मेरे पास 3 आइटम्स हैं, इसमें से 2 पेंसिल्स हैं और 1 पेन है, इसमें से 2 पेंसिल है और 1 पेन है। अब हम रैंडमली किसी एक को चूज कर रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है, हम रैंडमली किसी एक को चूज कर रहे हैं। अब हमने पहली बार एक को चूज किया, अच्छा इसमें 2 पेंसिल है 1 पेन है, तो पेंसिल चूज करने की प्रोबेबिलिटी अभी क्या है? 2/3। पेन चूज करने की प्रोबेबिलिटी अभी क्या है? 1/3। पेंसिल चूज करने की 2/3, पेन चूज करने की 1/3। अब अगर हम आपसे कहें कि हमने किसी एक को चूज किया और हमने इसमें से एक पेंसिल चूज कर ली, तो और इसको हमने इस पेंसिल को चूज करके अब हमने इसको रख दिया साइड, अब मतलब हमने इसको निकाला और इसको रख दिया साइड में। अब हम यहाँ से एक और को चूज करना चाह रहे हैं, तो अब बताओ इन 2 में से, अब 2 बचे हैं, इसमें 1 पेंसिल है 1 पेन है, 1 पेंसिल है 1 पेन है। अब हम किसी एक को चूज कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या सर? अब पेन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई है और अब पेंसिल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई है। मतलब पिछले वाले इवेंट की वजह से अब हमारे नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी में बदलाव आ गया है, तो इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट है। ये क्या है? पहली बार को चूज करना और फिर दूसरा अगला सिलेक्शन करना, अब ये डिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन हम कहें कि पहली बार हमने कुछ चूज किया और उसको वापस रख दिया, अब वापस से सर ये पहले जैसा हो गया है, अब इसके ऊपर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पहली बार क्या था उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब वापस से पेंसिल चूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और पेन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए सर क्या प्रोबेबिलिटी, हम वही मान के चलते हैं। देखो अगर हमने निकाल के साइड रख दिया तो उसे हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर हमने निकाल के साइड रख दिया तो उसे हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और अगर हमने निकाला चूज किया और उसको फिर वापस रख दिया तो इसे हम कहते हैं विथ रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर ये डिपेंडेंट हो गया था, और अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो फिर ये इंडिपेंडेंट था। पहली बार और दूसरी बार दोनों बार सेम होगा। तो सोचो ज़रा सा, हम अगर कहें कि हम 2 बार ये सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बताओ दोनों बार
दोनों बार हम पेंसिल चूज कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? सर पहली बार पेंसिल चूज कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 थी। अब सर दूसरी बार पेंसिल चूज करने के लिए, क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है विथ रिप्लेसमेंट है, तो वापस से सर अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पेंसिल चूज हो जाए, वापस से इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। तो सर पहली बार भी पेंसिल हो, दूसरी बार भी पेंसिल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 2/3 मतलब 4/9। सर दो बार सिलेक्शन कर रहे हैं, एक बार पेन निकाले और दूसरी बार भी पेन निकाले, और दोनों बार विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, मतलब हर बार सिचुएशन पहले जैसे हो जा रही है। तो पहली बार पेन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, अगली बार भी चूज करने की 1/3, दोनों बार पेन चूज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। तो ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या होता है इसके अंदर में फॉर्मूला? अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मतलब दो इवेंट्स एक साथ अगर करें, जैसे अगर हम आपसे कहें कि पहला वाला पेंसिल हो, दूसरा वाला पेन, तो पहला वाला पेंसिल होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 2/3, दूसरा वाला पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/3, ठीक है। या फिर ध्यान सुनना, अच्छा इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लीज फोकस, इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लीज फोकस। जैसे अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेरे हाथ में 3 यूनिट्स हैं जिसमें से 2 पेंसिल है, 1 पेन है। अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, 2 चूज कर रहे हैं, तो 1 पेन और 1 पेंसिल। 1 पेन और 1 पेंसिल का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वाला पेन दूसरा वाला पेंसिल, 1 पेन और 1 पेंसिल का मतलब एक पेन हो एक पेंसिल हो। अब पहला वाला पेन हो सकता है, दूसरा वाला पेंसिल, या पहला वाला पेंसिल दूसरा वाला पेन, कोई भी हो सकता है। तो पहला वाला, इसमें 2 चीजें आएंगी, फर्स्ट वाला पेन हो और सेकंड वाला पेंसिल हो, और फर्स्ट वाला पेंसिल हो और सेकंड वाला पेन हो। तो सर फर्स्ट वाला पेन हो, उसके चांसेस क्या? पेन 1 था, पेंसिल 2 थी, तो फिर पेन चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, पेंसिल चूज होने की प्रोबेबिलिटी दोबारा से अगर देखें तो फिर 2/3, इट इज 2/9। और वैसे ही करके फर्स्ट वाला पेंसिल हो 2/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/9 प्लस 2/9 मतलब 4/9। मतलब 1 पेन एंड 1 पेंसिल का मतलब ये नहीं होता है कि फर्स्ट वाला पेन और सेकंड वाला पेंसिल, इसका मतलब ये होता है कि एक पेन एक पेंसिल। अब उसके अंदर में पहला वाला पेन हो सकता है या दूसरा वाला पेन हो सकता है, या फिर पहला वाला पेंसिल हो सकता है, दूसरा वाला पेंसिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पहले समझाया है, डिपेंडेंट इवेंट्स के डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझाया है कि 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं, दोनों हेड हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? इट विल बी 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। फिर उसके बाद 3 हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इट विल बी 1/2 इंटू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, कम ऑन, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज फोकस ऑन इट। अगर हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/4, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान सा है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन साहब A इंटरसेक्शन B दिया कहाँ हुआ है? तो A इंटरसेक्शन B हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, देगा आपको सवाल में, देगा आपको, आप देखिएगा, अब जाकर के आप इसको समझेंगे कि अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। हो सकता है इससे पहले आप इसका मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब आपको क्लियर होगा। इट विल बी 2/5 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2/20 मतलब 1/10। तो इट विल बी 2/5 प्लस 1/4 minus 1/10 equal to 20 is LCM, 4 2s are 8 plus 5 minus 2, so this will be equal to 11/20, 11/20।
20। लेकिन ये तभी करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर दोनों इवेंट्स क्या हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हो तो। अगर दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हो तो ही हम लोग ऐसा करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हो, अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हो तो क्या होता है? तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसके बारे में हम पहले आपको कुछ ओवरव्यू दे देते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब एक ए होने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर बी ऑलरेडी अकर हो चुका है तो, या बी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर ए ऑलरेडी अकर हो चुका है तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, अब देखो ए गिवन बी है तो बी वाला नीचे आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी गिवन ए है तो ए वाला नीचे आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सरी ए गिवन बी का मतलब अगर बी अकर हो चुका है तो अब ए होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हम इसमें से एक पेंसिल निकाल चुके हैं, अब एक पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या हम इसमें से एक पेंसिल निकाल चुके हैं, अब एक पेंसिल को निकालने की और प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर अब हम लोग क्या कहेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, हम आपको इससे पहले कि कुछ और क्वेश्चंस कराएं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है और हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रेस करना है, इसीलिए हम आपको कुछ और अलग तरीके के सवाल पहले करवा रहे हैं। हम आपको कुछ और अलग तरीके के सवाल पहले करवा रहे हैं। जैसे आइए देखिए, अगर हमने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। A and B are dependent events, A and B are dependent events, ये क्या है आपस में? dependent events है, और probability of A given B, probability of A given B is equal to कितना? This is equal to 3 by let us make it 3 by, say for example 20, 3/20. तो you have to find out what is the probability of A union B. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए पहले करवा रहे हैं। तो इस बार देखो हमको क्या अगेन फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू क्या? A गिवन B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A गिवन B कितना है? A गिवन B है 3/20, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 2/9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3, 10 मतलब 1/30। तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? इट विल बी 4/9 प्लस 2/9, 4/9 प्लस 2/9, 4/9 प्लस 2/9 माइनस 1/30। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। लेकिन इस बार A इंटरसेक्शन B कैसे निकाला? इस बार निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B करके। तो कई बार बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन आती है कि सर कभी कुछ और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो भैया ये इसके ऊपर निर्भर करता था कि वो इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है फॉर A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से अब आपका A यूनियन B आ जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। 4/9 + 2/9 - 1/30। फिर इसके बाद तो ये फॉर्मूला भी हमने आपको सिखा दिया। अब हम आपको कुछ कार्ड्स वाले क्वेश्चन के ऊपर लेके आ रहे हैं जहाँ पे हमको काफ़ी कुछ और प्रैक्टिस करने को मिलेगा। कार्ड्स वाले क्वेश्चन के अंदर में आपको बता दें, सारे जुआड़ी ध्यान से सुनेंगे कि कैसे कैसे करके हम लोग इसको गेस कर सकते हैं। पहले आपको कार्ड्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हालांकि एक प्रो लेवल प्लेयर को एक बिगनर क्या ही समझाएगा, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में समझ लें कि ये होता है अपना काला पान, हुक्म का पत्ता, ब्लैक कार्ड होता है। ये हो गया अपना क्लब्स, ठीक है, चीड़ी, ये भी एक ब्लैक कार्ड होता है। फिर ये होता है अपना हार्ट्स, ये एक रेड कार्ड होता है। और ये होता है अपना डायमंड, ये भी एक रेड कार्ड होता है। हर एक कार्ड के 13 टाइप्स होते हैं, हर एक कार्ड के 13 टाइप्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए अपने 52 कार्ड्स। टोटल कितने हो गए अपने 52 कार्ड्स, जिसमें ब्लैक कार्ड्स 26 हैं और रेड कार्ड्स भी 26 हैं। इसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं? तो फेस कार्ड्स होते हैं केवल 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं जैक, क्वीन और किंग। तो हर एक कलर के 4 फेस कार्ड्स, ठीक है, मतलब जैक के 4, क्वीन के 4 और किंग के 4। तो फिर टोटल कितने फेस कार्ड्स हो जाते हैं? 12। और बाकी के जितने भी कार्ड्स होते हैं 40, उनको हम लोग नंबर कार्ड्स कहते हैं। बाकी के जितने भी कार्ड्स होते हैं 40, उनको हम नंबर कार्ड्स कहते हैं। तो स्पेड के भी 10 नंबर कार्ड होते हैं, क्लब के भी 10 नंबर कार्ड होते हैं, हार्ट्स के भी 10 नंबर कार्ड होते हैं और डायमंड के भी 10 नंबर कार्ड्स होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब हम लोग सीधे अपनी शुरुआत करते हैं। जैसे आइए देखिए, अगर आपको दिया गया कि इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड ड्रॉ आउट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड कार्ड? उसके रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26, तो फिर इट इज 26/52। उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एसेस कितने होते हैं? 4, तो इट विल बी 4/52। उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फेसेस कितने होते हैं? 12, तो इट विल बी 12/52। ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते होंगे? 12 में से 6 ब्लैक फेस कार्ड होते होंगे, तो इट विल बी 6/52। वैसे ही करके किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। अब देखो किंग ऑफ हार्ट्स, तो किंग ऑफ हार्ट्स तो एक ही होता होगा, तो इट इज क्या 1/52। चलो अब देखो हम ये विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सवालों पे लेके आते हैं। याद रखना कि जब हम विथ रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख देते हैं, तो उस केस में द इवेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर हम उसको निकाल करके साइड रख दें, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो द इवेंट्स बिकम डिपेंडेंट, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड टाइम विल चेंज। नाउ इफ आई एम सेड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग, पहला वाला भी किंग हो, दूसरा वाला भी किंग हो, तो पहले वाले के किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। दूसरे वाले के किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। तो दोनों के दोनों किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बोथ आर किंग इज 4/52 इंटू 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे ही करके यहाँ पर भी बोथ आर किंग, अगर विथ रिप्लेसमेंट होता, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट होता, मतलब हमने ताश के पत्ते में से एक किंग निकाल के साइड कर दिया, तो साहब अब सिर्फ और सिर्फ 51 कार्ड्स बचे हैं और किंग भी केवल और केवल 3 बचे हैं। तब उसमें से एक किंग चूज किया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/51 हो जाएगी, क्योंकि किंग्स बचे हैं 3 और कार्ड्स भी अब बचे हैं 51। तो इट विल बी 4/52 पहले वाले किंग की प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसको निकाल के साइड रख दिया, तो नेक्स्ट वाले किंग की प्रोबेबिलिटी है 3/51। उम्मीद है आपको समझ में ये आया। मल्टीप्लाई करने पे 1/221। नेक्स्ट दोनों फेस कार्ड हो, विथ रिप्लेसमेंट 12/52 इंटू 12/52, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट 12/52 इंटू 11/51। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हम आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के ऊपर लेके आ रहे हैं, आपने 2 कार्ड ड्रॉ आउट किए, अब इसमें से एक किंग हो और एक एस हो, एक किंग और एक एस। ध्यान सुनना, हमने ये नहीं कहा कि फर्स्ट वाला किंग सेकंड वाला एस, हमने कहा एक किंग और एक एस। तो 2 बातें हो सकती है कि पहला वाला किंग दूसरा वाला एस, या पहला वाला एस दूसरा वाला किंग। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट किंग और सेकंड एस, पहले किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या? 4/52। दूसरे एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या? अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो वही 4/52। तो इट इज 4/52 इंटू 4/52, और दूसरे वाले के चांस में भी 4/52 इंटू 4/52। इसको आप सॉल्व कर लेंगे,
लेकिन सेकंड वाले केस में अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो ध्यान से समझना, पहला वाला किंग हो इसकी प्रोबेबिलिटी 452, लेकिन अगर पहला वाला किंग निकल गया तो अब एसेस कितने बचे? अगर पहला वाला किंग निकल गया तो अब एसेस कितने बचे? एसेस तो सर अभी भी 4 ही बचे होंगे, इक्का तो अभी भी 4 होगा, निकला तो बादशाह है ना, तो फिर अब क्या हो जाएगा इंटू 4/51, क्योंकि कार्ड एक कम हो गया, तो अब नेक्स्ट वाले एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या 4/51। तो या तो पहला वाला किंग दूसरा वाला एस, या पहला वाला एस दूसरा वाला किंग, दोनों को मिला करके आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ ये बॉल्स ड्रॉ आउट करने के ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। बॉल्स ड्रॉ आउट करने के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये बॉल ड्रॉइंग आउट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। एग्जॉस्टिव वाला कॉन्सेप्ट अभी हम आपको समझाएंगे। जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 minutes. I am taking a short break of 2 minutes. You will watch it immediately. ठीक है, so just stay connected and stay very attentive in the session. Okay? चलिए, so अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि how to find out probability in questions relating to drawing out of ball. तो हम कुछ फ्रेश शीट लेकर के आपको सिखा रहे हैं, इसको आप ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। हम एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं, उसके बेसिस पे आपको सिखाते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको ड्राफ्ट करके सिखाएंगे। इट विल टेक मी अराउंड 10 to 15 मिनट्स। ध्यान से समझना बस इसको, तो आप इस तरीके के किसी भी सवाल को कर पाएंगे। इनफैक्ट और भी क्वेश्चंस अगर इसके ऊपर बेस्ड आते हैं तो उनको भी आप कर पाएंगे। ओके, सो इफ आई से कि एक टब है, वहां पर देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, देयर इज अ सिंगल बैग, टब, जार, कुछ भी। 3 रेड और 5 ग्रीन है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसमें से एक बॉल ड्रॉ आउट करें तो बताओ उसके ग्रीन होने के क्या चांसेस हैं? उसके ग्रीन होने के क्या चांसेस हैं? आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 5/8। अच्छा, उसके रेड होने के क्या चांसेस हैं? वेरी वेरी सिंपल, 3/8। लेकिन अब हमने कहा कि अपने 2 बॉल ड्रॉ आउट कर रहे हैं, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ ग्रीन हो या बोथ रेड हो? तो इस बार दिया नहीं है कि विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमें दोनों कंडीशन को कंसिडर करना है। एक विथ रिप्लेसमेंट है तो क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या। कुछ नहीं दिया है तो विदाउट रिप्लेसमेंट मान सकते हैं। अगर विथ रिप्लेसमेंट है मतलब क्या, हम एक बार निकालते हैं वापस रख देते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हमने एक बार उसको निकाला फिर वापस नहीं रखा। अब अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो पहली बार ग्रीन निकालने के चांसेस कितने होंगे? 5/8। और अगली बार वापस से वही 8 बॉल हो गए, क्योंकि वापस हमने उसको रख दिया, तो फिर से ग्रीन निकालने के चांसेस कितने? 5/8। अब पहली बार भी ग्रीन हो, दूसरी बार भी ग्रीन हो, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे? 5/8 इंटू 5/8, दिस विल मेक इट 25/64। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोग कहें तो पहली बार इसके चांसेस होंगे 5/8, लेकिन अगली बार इसमें सिर्फ 4 ग्रीन बॉल बचेंगे, तो अगली बार इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ 4 ग्रीन बॉल्स बचे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कम हो गए 7, तो इट विल बी 5/14। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। वैसे ही करके अगर हमको बोथ रेड निकालना है तो क्या करेंगे? विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट है तो क्या, इट विल बी 3/8 इंटू 3/8। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इट विल बी पहले वाले में क्या, 3/8, और अगली बार कम हो जाएगा तो 2/7।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अच्छा, अब अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ग्रीन, 1 रेड एंड 1 ग्रीन, तो देखो अब क्या हो सकता है कि पहला वाला रेड दूसरा वाला ग्रीन, या पहला वाला ग्रीन दूसरा वाला रेड। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, फर्स्ट 1 रेड सेकेंड 1 ग्रीन, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 1 ग्रीन सेकेंड 1 रेड, फर्स्ट 1 ग्रीन सेकेंड 1 रेड, ये दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। फर्स्ट वाला रेड हो इसके चांसेस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 1 रेड, इसके चांसेस हैं 3/8। और अब सेकेंड वाला ग्रीन हो तो ग्रीन टोटल थे 5 और 7 में से 5 अब ग्रीन है। देखो नंबर ऑफ ग्रीन तो कम नहीं हुए, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कम हो गए। ये तब है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो तभी नंबर ऑफ बॉल्स कम होंगे अगली बार में। और इसी का अगर उल्टा करना हो तो भी ऑलमोस्ट अपना सेम होगा, इट विल बी 5/8 इंटू 3/7। तो दिस विल बी क्या, 15/56 प्लस 15/56 इज इक्वल टू 30/56। दिस विल मेक इट 15/28। आंसर 15/28, दिस विल बी योर आंसर। ये हो गया एक टब है, एक जार है या एक बैग है। अब अगर हम कहें कि हमारे पास में 2 बैग्स हैं, अब अगर हम कहें हमारे पास में 2 बैग्स हैं, एक 2 3, 3 रेड है और 1 2 3 4 5 ग्रीन है। फिर दूसरा वाला बैग है, दूसरे वाले बैग में ओके, सो फर्स्ट, ये फर्स्ट बॉक्स है और ये सेकंड बॉक्स है। सेकंड बॉक्स का हम आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, इसके अंदर में 4 रेड बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बॉल यहाँ से चूज़ करते हैं और इसमें डालते हैं, फिर एक बॉल यहाँ से चूज़ करते हैं। तो इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और इसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, वापस से, एक बॉक्स ये है जिसमें 5 रेड है और 3 रेड है, आई एम सॉरी 3 रेड है और 5 ग्रीन है। और एक दूसरा बॉक्स ये है जिसमें 4 रेड है और 2 ग्रीन है। एक बॉक्स से ये बॉल हम चूज़ करते हैं और इसके अंदर डालते हैं, फिर इसमें से एक बॉल हम चूज़ करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो आपको ये बताना है आपको कि दूसरे वाले बॉक्स में से जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो वो रेड होगा इसके चांस क्या, या निकाल रहे हैं तो ग्रीन होगा उसके चांस क्या। अब सुनिए, ये सब चीज़ें इस बात पर डिपेंड करेगी कि पहली बॉक्स से हमने क्या निकाला। मान लो अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बीइंग ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बॉक्स। अच्छा, ये क्या हो सकता है, कब आ सकता है, तब आ सकता है अगर हमने यहाँ से रेड निकाला और फिर यहाँ से रेड निकला। और या तो फिर ये हो सकता है कि हमने यहाँ से ग्रीन निकाला और फिर यहाँ से रेड निकला। मतलब 2 केसेस बन सकते हैं कि हमने पहले वाले से रेड निकाला और फिर दूसरे वाले से भी रेड निकल गया, सेकंड वाले से रेड निकले, इसके चांस को निकालना है। या फिर ये हो सकता है कि पहले वाले से ग्रीन निकाले लेकिन दूसरे वाले से रेड ही निकला। तो पहले वाले से रेड निकलने का चांस क्या है, पहले वाले से रेड निकलने का चांस है 3/8। और अगर यहाँ से रेड निकला है, ध्यान समझना, अगर यहाँ से रेड निकला है तो यहाँ पे अब कितने रेड हो जाएंगे, 4 और 1 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 और 2 7। तो अब यहाँ पे रेड निकलने का चांस क्या,
5/7, क्योंकि 5 रेड हैं तो 5/7, 5/7। वैसे ही करके अगर हमको निकालना हो कि पहले वाले में से ग्रीन निकला तो पहले वाले से ग्रीन निकलने का चांस क्या, 5/8। और अगर पहले वाले से ग्रीन निकल गया है तो अब बताओ दूसरे वाले में टोटल कितने हो गए, टोटल तो सर हो गए 7, पहले 6 थे, अब एक और जुड़ गया 7 हो गए, लेकिन अब इसमें रेड कितने, अभी भी उतने ही है 4/7। मतलब पहले वाला रेड दूसरे वाले रेड दोनों का मतलब हो गया 3/8 इंटू 5/7, या दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8 इंटू 5/7। हम इसको कह सकते हैं दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड वन रेड। तो सेकंड वाला रेड होना चाहिए, इसके चांस क्या, इसके चांसेस हो गए 3/8 इंटू 5/7 विच इज 15/56 प्लस 20/56 is equal to 35/56, 35/56। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वन बीइंग रेड। चलो नेक्स्ट अगर हमको ऐसे करके निकालना हो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो ग्रीन के लिए भी निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेकंड वाला ग्रीन हो। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बताएं तो उसको आप माइनस करके भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा वही सेम चीज़। ठीक है, 21/56। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया। हमने आपसे कहा था कि लगभग 10 से 15 मिनट में समझा देंगे और एग्जैक्ट 10 मिनट 30 सेकंड में हमने आपको समझाया है। चलो, ये हो गया बॉक्स वाले क्वेश्चंस। इसी के बाद अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि आखिर एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आखिर एग्जॉस्टिव शब्द का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखिए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, अगर हमारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है तो हम उसे कहते हैं एक एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर हमारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है तो हम उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज 1। पासा फेंका, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। ऑड के चांसेस 3/6, इवन के चांसेस 3/6, दोनों मिला देंगे 6/6 1। या तो दिन होगी या तो रात होगा, इन जनरल AM या PM। तो ऐसे ही करके इन इवेंट्स को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब, एग्जॉस्टिव मतलब जो सब कुछ कवर अप कर ले, एग्जॉस्टिव मतलब जो सब कुछ कवर अप कर ले। ठीक है, या तो वोटर होगा या तो वोटर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम कहें कि या तो साइंस का होगा या तो कॉमर्स का होगा, नहीं, थर्ड कैटेगरी भी तो हो सकती है, आर्ट्स का भी तो हो सकता है। तो या तो साइंस का होगा या तो कॉमर्स का होगा। दिस डज नॉट बिकम एग्जॉस्टिव अनटिल अनलेस वो सब कुछ कवर अप कर रहा हो। तो अगर थर्ड कैटेगरी भी है कि जो दोनों में ना हो या फिर कोई थर्ड स्ट्रीम में हो, तो फिर वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं कहलाएंगे। तो टू इवेंट्स A and B are said to be exhaustive if probability of A plus probability of B, come on, probability of A plus probability of B is equal to 1, और probability of A plus probability of B अगर equal to 1 है, इसका मतलब ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला और हमने मेंशन किया है कि probability of A plus probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होता है अगर इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी हों और इंक्लूसिव भी हों। इसके बारे में अभी हम आपको समझाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1, ये कब इस्तेमाल करते हैं, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब इवेंट्स एग्जॉस्टिव हो और इंक्लूसिव हो। देखो, होता क्या है कि अगर इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं तो उनका सम इक्वल टू 1 होगा, लेकिन अगर साथ साथ में इंक्लूसिव भी हैं तो इनका सम हो सकता है 1 से ज़्यादा भी हो, इनका सम हो सकता है 1 से ज़्यादा भी हो। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों मिला करके आइदर A और B शुड बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू 1।
तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शेल बी इक्वल टू 1। अब अगर एक्सक्लूसिव है तो हमने आपको सिखाया कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। और अगर इंक्लूसिव है तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और नॉन एग्जॉस्टिव, नॉन एग्जॉस्टिव है मतलब 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 1 से कम होगा। तो ये हो गया आपका एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव। इसके ऊपर भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये है उसका कॉन्सेप्ट। जैसे आइए देखते हैं ध्यान से, अगर हमने आपसे कहा कि ए बी और सी एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जिसमें ए 1/4 है, बी 1/3 है, तो सी निकालो, तो हम लोग कहेंगे ए बी सी तीनों को ऐड करने पे कितना आएगा 1। जिसमें ए 1/4 है, बी 1/3 है, तो सी निकाल लो, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, आपको आंसर मिल जाएगा 5/12। वैसे ही करके अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिखा कि ए बी एंड सी आर 3 एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मेरी हैंडराइटिंग के लिए हमको माफ़ करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल काम चलाएं। ए बी और सी 3 एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्वाइस है ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्वाइस है ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, हाफ है ऑफ बी। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ए बी एंड सी आर 3 एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं सवाल को, एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A is twice of B and probability of C is half of B। तो आप सारी चीज़ें क्योंकि B के टर्म्स में दी हुई हैं, you have to find the probability of B। तो B की probability को ऐसे सवालों में X मान लिया करो, और फिर आपको दिया हुआ है कि A की probability 2 गुना है, A की probability 2 गुना है B की probability से। तो probability of A is 2 times probability of B, मतलब it is 2x। और C की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो C की प्रोबेबिलिटी हाफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, मतलब इट इज हाफ x। और क्योंकि तीनों एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे 2x प्लस x प्लस हाफ x इज इक्वल टू कितना 1, और इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 2/7। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और बहुत ही मज़ेदार सवाल आपको करवा रहे हैं, इसको भी ध्यान से समझना, इसको भी ध्यान से समझना। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि ए एंड बी, इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिकी सवाल आते हैं। ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट एक्सक्लूसिव, independent events। ठीक है, probability of A is equal to 2/5, तो probability of B is equal to कितना, probability of B is equal to कितना। तो देखो क्योंकि ये एग्जॉस्टिव हैं और एक्सक्लूसिव है, ऐसा दिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या मान के चलेंगे, इंक्लूसिव। तो फॉर्मूला अपना क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम नहीं है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी अब क्या होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं, ये ध्यान समझने सवाल को, इंडिपेंडेंट हैं, तो अब ये हो जाएगा ए इंटू बी, मतलब 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, probability of B equal to 1, तो this will be 2/5, इधर माइनस में चला जाएगा, so this will be 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/5, probability of B is equal to 3/5, 1 minus 2/5 मतलब 3/5, तो probability of B is equal to कितना 1। So this was not a very, I will say not a very appropriate question, but still questions of this kind may also come। इस तरीके के questions भी आ सकते
हैं। हो सकता है आपको इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे देते और फिर हम आपसे कहते कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टर्म्स ये ध्यान रखना है, हम एक बार आपको वापस से समराइज करके बता रहे हैं, कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1। दिस विल बी क्या? दिस विल बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। और अगर हम कहें कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसमें फॉर्मूला अलग हो जाता है, हमने पहले ही लिखा था। और इन केस अगर ये एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसे कुछ चीज़ों पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। ओके अब हम इसके आखिरी कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, विच इज ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। दिस इज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस विथ यू इन दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये एक ऐसा है, छोटा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ज़रूर से एक आध सवाल तो आ ही जाता है, ठीक है। सो नाउ विल बी स्टडीइंग ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं इस क्लास के। ऑलमोस्ट हमने आपको कई चीज़ें सिखा दी हैं। अब हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए। हम आपको सिखाने वाले थे ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का कॉन्सेप्ट। तो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट के बारे में आइए हम लोग फटाफट सीख लेते हैं कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सा भी इवेंट ले लें जिसके होने के चांसेस, जिसके फेवरेबल आउटकम्स, जैसा कि हम कह रहे हैं, मान लो उसके फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स हैं 3 और जो उसके अनफेवरेबल आउटकम्स हैं, वो हैं 2। फेवरेबल हैं 3, अनफेवरेबल हैं 2। तो फेवरेबल 3 हो गए, अनफेवरेबल 2 हो गए। अब हमको इसके अंदर में ये पता करना है कि ऑड्स इन फेवर क्या है, ऑड्स इन फेवर क्या है ऑफ द इवेंट। तो व्हाट आर ऑड्स इन फेवर? ऑड्स इन फेवर हो जाएंगे आपके 3:2, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर इज टू नंबर ऑफ इवेंट्स अगेंस्ट। वैसे ही ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएंगे? ऑड्स अगेंस्ट हो जाएंगे आपके 2:3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा 1 से लेकर के 10 तक हमारे पास में नंबर हैं, ठीक है। अब वो कोई एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 हो, इवेंट है हमारा क्या? मल्टीपल ऑफ 3 होना। तो इसके ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएंगे? इसके ऑड्स इन फेवर हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं 10 तक में? 3, 6, 9। तो ऑड्स इन फेवर हो जाएंगे 3:7। और ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएंगे? ऑड्स अगेंस्ट हो जाएंगे 7:3। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट अगर दिया हो तो फिर आप उससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट x इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 5/9। तो व्हाट आर ऑड्स इन फेवर? अब देखो, इन फेवर कितने होंगे? 5 और अगेंस्ट कितने होंगे? 4। तो ऑड्स इन फेवर कितना हो गया? 5:4 और ऑड्स अगेंस्ट कितना हो गया? 4:5। तो दिस इज वेरी सिंपल, उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आ गई। अब हम आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस की ओर लेके आना चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीख सकें इसके साथ साथ में, ठीक है।
तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपके स्टडी मटेरियल से, ताकि उसकी भी हल्की फुल्की प्रैक्टिस हम आपको करवा दें। बाकी आपने किया तो होगा ही, अदर देन दैट हम आपको कुछ और क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कोशिश करते हैं करवा देते हैं। जैसे आइए देखिए, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सेट बी के अंदर में। सेट बी के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे भी बता दें। सेट बी में आपको दिया हुआ है कि देयर आर 2 इवेंट्स ए एंड बी, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी 0.4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 0.6 है। अब देखिए, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब सिर्फ ए होगा, बी नहीं होगा, और ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.3। तो देखो, अगर ए नहीं हो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है और बी होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, मतलब ए के अलावा, ए और बी के अलावा भी कुछ और इवेंट्स हैं। अच्छा, नॉट ए 0.6 का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.6। तो पहले तो आप ये समझिए कि फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 माइनस 0.6 इज 0.4। अगर ए होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तब तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3। दोनों एग्जॉस्टिव तो किसी भी हालत में नहीं है, दोनों एग्जॉस्टिव तो किसी भी हालत में नहीं है। अच्छा, क्या दोनों इंडिपेंडेंट हैं या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या इक्वली लाइकली हैं? तो इक्वली लाइकली भी नहीं है। क्यों ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है? क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अगला सवाल, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं या फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? मतलब जो इनका इंटरसेक्शन है वो 0 होगा। तो इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब होता है, ए बट नॉट बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी थी 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी ये अपने को दिया नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी ये भी कितना दिया हुआ है? ये भी आपको दिया हुआ है 0.4। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। वापस से, ए बट नॉट बी मतलब ए अकर करे लेकिन दोनों में कॉमन जो टर्म है वो अकर न करे, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। और ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसका मतलब दोनों साथ साथ में अकर नहीं करेंगे, और दोनों साथ साथ में अकर नहीं करेंगे इसका मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उम्मीद है समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार, ये इंक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। अ बॉल कंटेन्स 12 balls which are numbered from 1 to 12. A ball is selected at random. What is the probability that the number of balls will be a multiple of 5 या 6? तो 5 के मल्टीपल्स क्या? 5, 10। 6 के मल्टीपल्स क्या? 6, 12। क्या कुछ कॉमन है दोनों में? कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। तो फिर इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब 2/6 या 2/12 प्लस 2/12 माइनस कुछ कॉमन है ना, तो इट विल बी 4/12 मतलब 1/3। ये इंक्लूसिव नहीं, ये भी एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर बेस्ड था। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए एंड बी दो इवेंट्स हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, बी का है 2/3 और ए यूनियन बी 3/4। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पूछा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी वाला नीचे आ जाएगा, याद है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ध्यान समझना, ए इंटरसेक्शन बी तो अपने को दिख ही नहीं रहा है, तो पहले इस दिए गए इक्वेशन से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 3/4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4 इक्वल टू एलसीएम आएगा 20।
तो 4 3 ज़ा 12, एलसीएम 20 आएगा ना, 20 नहीं आएगा, कितना आएगा 30 आएगा ना, it will be 4 into 3 into 5 12 60, so it will be 36 plus 40 minus 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 31/60, 31/60. So what is A intersection B? It is 31/60. And what is probability of B? What is probability of B? Probability of B is 2/3. 2/3. तो ध्यान से देखना 31/60 नीचे आ गया, इंटू 2 ऊपर चला गया 3, 2/3 था तो 3 ऊपर चला गया, ठीक. तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 विच इज 20, इट इज 31/40, और 31/40 को आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 31/40 को आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इट इज 0.775. योर आंसर इज 0.775. उम्मीद है आपको समझ में आया कि ए इंटरसेक्शन बी आपको पहले निकालना पड़ेगा. आई नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड. आपके दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो कि चल रहे होंगे. जैसे आओ एक और आपको एक दो और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस दिखाते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे है टॉम स्पीक्स टू 30% केसेस, डिक स्पीक्स टू 25% केसेस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब अगर टॉम सच बोल दे तो डिक झूठ बोल दे, और टॉम झूठ बोल दे तो डिक सच बोल दे. दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. तो टॉम स्पीकिंग ट्रुथ इज क्या प्रोबेबिलिटी 0.3. तो डिक झूठ बोल दे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75. ऑल्टरनेटिवली टॉम झूठ बोल दे 0.7 और डिक सच बोल दे इज 0.25. तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा. सो आई नो इस तरीके के बहुत से सवाल हैं जो कि आपके मन में चल रहे होंगे. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डाउट क्लासेज एज वेल. मतलब कुछ आपके डाउट्स भी ले सकें. शायद सबके डाउट्स लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी कुछ ऐसे डाउट्स के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं. आज हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया अपना, उसमें भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं. आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं इनफैक्ट. तो वी आर प्लानिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल रहा ये वीडियो. शेयर ज़रूर से करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. योर एप्रिसिएशन एक्चुअली मोटिवेट्स अस, और आप इसको जितना ज़्यादा फैलाएंगे ये हमको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा फर्दर. ठीक है. एवरी आर्टिस्ट, एवरी स्पोर्ट्समैन एंड एवरी टीचर कहीं ना कहीं वेट्स फॉर दैट एप्रिसिएशन. ठीक है. हर एक टीचर उस रिस्पेक्ट, उस एप्रिसिएशन के लिए कहीं ना कहीं काम करता है, और वो हर एक टीचर के मन में होता है. इसी वजह से शायद टीचिंग प्रोफेशन को कई बार लोग इतना पसंद भी करते हैं. वो चीज़ की तलाश हम सबको भी है एक, और उसके लिए हम लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत भी की है. उम्मीद है कि हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट डिलीवर कर पा रहे हैं. कल भी हम कुछ शानदार सेशंस के साथ में आपके सामने आएंगे. कुछ और भी वीडियोस लेंगे आपके लिए, कुछ और भी सेशंस लेंगे आपके लिए फॉर स्टैटिस्टिक्स. तो वो चीज़ें जो हमने आपसे वादा किया है कि आपको रिवाइज करवाएंगे, वो ज़रूर से करवाएंगे. थोड़ा समय ज़रूर से लग सकता है, आपको थोड़ा समय और एक्स्ट्रा मिल भी गया है, हमको भी थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल गया है. तो आई इंश्योर यू कि आई श्योरली गेट योर प्रिपरेशंस डन. Thank you so much once again, and stay connected with us, stay connected with our channel Lila Education Center. This was Ankit Lila. Stay very fit, stay healthy. Thank you. Bye bye.